नमस्कार छात्रों, राधा कृष्ण के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं तौफीक खान। देखिए, पिछली वीडियो में हमने परमाणु के बारे में पढ़ा था कि परमाणु कैसा होता है। फिर हमने परमाणु के बारे में और कुछ सिद्धांत पढ़े थे। देखिए, परमाणु के बारे में एक बार जो हमने अब तक पढ़ा है मैं उसको एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो हमारा पाठ का नाम था वो था परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और उनके गुणधर्म। तो देखिए, परमाणु सिद्धांत को पढ़ने से पहले हम लोगों ने परमाणु के बारे में पढ़ा था। देखिए, परमाणु के बारे में हमने ये पढ़ा था कि मनुष्य जो है प्राचीन काल से ही पदार्थों के बारे में जानने के लिए इच्छुक रहा था और उसने धीरे धीरे कुछ ऐसे ऐसे पदार्थों के बारे में जाना जो बहुत बारीक और महीनतम थे। अब इसके लिए हमने ये देखा था कि ईसा 500 पूर्व कुछ भारतीय प्राचीन दार्शनिक थे, कुछ ग्रीक दार्शनिक थे। इन्होंने कुछ तत्वों को एकत्रित किया, कुछ खोजों को देखा और उसने देखा तो उसमें हमारे पास 4 दार्शनिक थे। 2 भारतीय प्राचीन दार्शनिक जिनमें महर्षि कणाद और पकुदा का व्यायाम था। उसके बाद ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रेटिस और ल्यूसिपस था। तो भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने जो 500 ईसा पूर्व कुछ प्रमाण निकाले थे, उन प्रमाणों के आधार पर उसने इसको परिभाषित किया। कहा, अगर हम किसी पदार्थ को तोड़ते जाएं तो अंत में कैसी संरचना आती है जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता, वो जो है ना परमाणु कहलाता है। उसके बाद ल्यूसिपस ने इसको कहा कि जब छोटे छोटे कणों को पदार्थों को आप संयुक्त करते हो, मिलाते हो, तो एक पदार्थ का निर्माण होता है जिसको बेसिकली जिनसे बहुत संसार की रचना होती है। उसके बाद फिर डेमोक्रेटिस और ल्यूसिपस ने क्या कहा कि इन छोटे छोटे कणों को जो है ना एटम कहा जाता है। एटम जो है ग्रीक भाषा का शब्द एटोमियो से लिया गया था, जिसका हिंदी में अर्थ होता था कभी ना काटे जाने वाला, अर्थात अविभाज्य। तो इस तरह से चारों दार्शनिकों की जो बातें थी वो लगभग एक समान थी। परमाणु के बारे में उन्होंने कहा कि परमाणु का इन चारों परिभाषाओं से ये बात स्पष्ट हो चुकी थी कि परमाणु किसी तत्व का वह बारीक और महीनतम कण का जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता, वो परमाणु कहलाता है। परंतु हुआ क्या था कि ये जो हमारे पास विचार थे, ये जो हमारे पास उनकी जो सोच थी, जिन्होंने उनको जिस तरह से इन चारों दार्शनिकों ने परमाणु को परिभाषित किया था, वो केवल एक दार्शनिक मत था, एक दार्शनिक विचार था। विज्ञान इस बात को नहीं मानता। मैं अपनी तरफ से कोई परिभाषा देता हूं तो मेरी परिभाषा को जब तक नहीं माना जाएगा, जब तक प्रैक्टिकली तौर पर प्रयोग द्वारा इसको पुष्ट नहीं कर लिया जाएगा। तो क्योंकि विज्ञान तो प्रयोगों से पुष्ट वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि जो ये मत थे, ये जो परिभाषाएं इन चारों दार्शनिकों ने परमाणु की दी, ये केवल क्या थी, उनकी अपनी सोच थी, अपनी अनौपचारिक उनकी परिभाषाएं थी। तो उस समय जो है ना, एक सोच क्या थी, ये केवल उनके विचार थे। तो ये केवल जो मत थे, जो इन्होंने इसको परमाणु को परिभाषित किया था, दार्शनिक मत था। हमारे पास इस तरह के कोई वैज्ञानिक प्रमाण या प्रयोग नहीं थे। तो उसके बाद क्या हुआ, 18वीं शताब्दी के अंत में कुछ नए कार्य हुए, नए शोध हुए। तो सन 1808 में फिर डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था? देखिए, डाल्टन ने सन 1808 में परमाणु की व्याख्या करने के लिए अपना सिद्धांत दिया। उसका ये जो सिद्धांत था वो क्या था? रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियमों पर आधारित था। जिसके निम्नलिखित बिंदु थे, वो बिंदु हमने पढ़े। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। बारीक और मध्यम कण जो अविभाज्य होते हैं उनको परमाणु कहा जाता है। एक ही तत्व से बने सभी पदार्थ आकार, भार और आकृति में और रासायनिक गुण के एक समान होते थे। उसके बाद भिन्न भिन्न तत्वों से बने पदार्थ, उनके भार, आकार और रासायनिक गुणों में अलग अलग होते हैं। और हमने देखा है कि छठा बिंदु उसका क्या था, जो भी था कि जो परमाणु होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में पुनर्व्यवस्थित होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो इनको उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इनको नष्ट किया जा सकता। तो ये पढ़ा था। और उसमें क्या हुआ था, परंतु जो हमारे पास डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जिसको जो मैंने अभी बताया, पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा है इसको, वो अनेक तत्वों को, परमाणु के बारे में अनेक तथ्यों को नहीं समझा पाया। उसके बाद डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बाद बहुत सारी खोजें हुई और देखा गया कि परमाणु के अंदर और बारीक और महीनतम कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। इनकी खोज हुई। तो उन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज हो जाने के बाद परमाणु का जो स्ट्रक्चर था, उसकी जो संरचना थी, वो अलग हो गई। तो अब जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था, इसमें बहुत सारी कमियां रह गई थी। ये परमाणु के बारे में कुछ बहुत सारी बातों को नहीं बता पाए, इस कारण से असफल हो गया। तो इसको समझाने कौन आ रहा है? जे थॉमसन। तो अब पढ़ेंगे हम जे थॉमसन का परमाणु मॉडल।
देखिए एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ कि इन सारे सिद्धांतों को, जो परमाणु के सिद्धांत पर आधारित वैज्ञानिकों की जो मॉडल है, ये जैसे संरचना जो दे रहे हैं, जे थॉमसन हो, डाल्टन हो। अब डाल्टन का सिद्धांत जो परमाणु के बारे में हमने पढ़ा, उसमें कुछ कमी रहेगा कि इनको दूर करने कौन आया? जे थॉमसन। इसमें कुछ कमी रहेंगी, इनको दूर करने कौन आएगा? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड में कुछ कमी रहेंगी, इनको दूर करने कौन आएगा? नील्स बोर। तो ये सिद्धांत एक के ऊपर आपको याद रखना है। तो देखिए मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं, अब जो नया पाठ साथ में चला है, इनको परमाणु का जो स्ट्रक्चर है, परमाणु जो सिद्धांत है, उसमें सबसे पहले हमने 4 दार्शनिकों ने परमाणु को परिभाषित किया था। उन चारों दार्शनिकों की बात केवल विचार दार्शनिक आधारों पर मत थी, उनको सही रूप देने के लिए सबसे पहले कौन आया है? डाल्टन। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या? डाल्टन ने सन 1808 में परमाणु की व्याख्या करने के लिए अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। उसका सिद्धांत जो है वो रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियमों पर आधारित था, जिसके हमने 6 बिंदु पढ़े हैं। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन छोटे छोटे कणों को अविभाज्य माना जाता है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। एक ही तत्व से बने सभी पदार्थ आकार, भार, आकृति में एक समान होते हैं। विभिन्न तत्वों से बने पदार्थ भार, आकृति और रासायनिक गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। और हमने पढ़ा है कि परमाणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं। क्या होते हैं? पुनर्व्यवस्थित होते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो हम परमाणु को उत्पन्न कर सकते हैं और ना इसको नष्ट कर सकते हैं। तो ये बिंदु पढ़ा है। परंतु ये जो बात डाल्टन ने कही, इनमें बहुत सारी कमियां। क्या परमाणु का सिद्धांत पूरा हो गया? ये डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया, ये परमाणु के बारे में कुछ भी नहीं, 2% बातें बताएंगे, 98% बातें इसको नहीं पता। तो उन परमाणु के बारे में और जानकारी देने के लिए कौन आ रहा है? जे थॉमसन। यानी जब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत जो हमने पढ़ा, डाल्टन बहुत सारे परमाणु के बारे में बहुत सारे तथ्यों को नहीं समझा पाया। उसके बाद डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बाद तो और बहुत सारे प्रयोग हुए थे। बहुत सारे छोटे छोटे कण, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई थी। इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये परमाणु में किस तरह व्यवस्थित रहते हैं, तब परमाणु की संरचना क्या होगी। तो ठीक है, कौन जे थॉमसन कब आया? जब डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था, वो परमाणु के बारे में सही बात, पूरी बात नहीं बता पाया। उसके स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए कौन आ रहा है? जे थॉमसन। अब इसका परमाणु सिद्धांत पढ़ो, ये क्या कहता है, सुनिए ध्यान। क्या लिखना है? जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। देखिए याद रखना है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में अनेक कमियां रह गई थी। डाल्टन परमाणु के बारे में बहुत सारी बातों को नहीं समझा पाया। अतः उन बातों को समझाने के लिए जे थॉमसन ने सन 1898 में, कितने में? सन, उसने तो 1808 में दिया था, सन 1898 में अपना, सन 1898 में परमाणु की व्याख्या करने के लिए अपना मॉडल प्रस्तुत किया। परमाणु की व्याख्या करने के लिए अपना मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल था। कुछ बात समझ में आई? लिखना है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में अनेक कमियां रह गई थी। डाल्टन परमाणु के बारे में बहुत सारे तथ्यों को नहीं समझा पाया। अतः परमाणु के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जे थॉमसन ने सन 1898 में परमाणु की व्याख्या करने के लिए अपना मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल कहता है। ठीक है, अब ये क्या कहता है? इस जे थॉमसन के अनुसार परमाणु क्या है? एक धनावेशित गोला है। जे थॉमसन के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है। जे थॉमसन के अनुसार परमाणु क्या है? एक धनावेशित गोला है, जिसमें ऋण आवेशित कण, जिसमें ऋणावेशित कण समान रूप से वितरित रहते हैं, ठीक है। थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है? डाल्टन की कमियों को दूर करने के लिए सन 1898 में जे थॉमसन ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। इसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है। क्या है? ऐसा है, देखिए मैं चित्र बना रहा हूं। परमाणु क्या है? परमाणु एक धनावेशित गोला है। जे थॉमसन के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है, जिसमें ऋणावेशित कण ये समान रूप से वितरित रहते हैं।
जिसमें ऋणावेशित कण समान, देखिए ये खाली गोला था ना, इसको उसने परमाणु कहा है। ये जो खाली गोला आप देख रहे हो, ये इसको उसने परमाणु कहा है। यहां लिख देना धनावेशित गोला, और ये क्या है, ऋणावेशित कण, इनको इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हो। तो क्या हुआ, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में बहुत सारी कमियां रह गई थी। इन कमियों को दूर करने के लिए कौन आया, जे जे थॉमसन। तो क्या लिखना है, जे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल लिखना है। सन 1898 में जे जे थॉमसन ने अब देखिए सन 1898 में जे जे थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल को प्रस्तुत किया, या इस बात को हम यूं कहें कि परमाणु व्याख्या करने के लिए अपना मॉडल प्रस्तुत किया। और एक बात आपको याद रखनी है, क्या बात याद रखनी है, वो बात आप स्पेशली याद रखनी है। आपको कैसे याद रखनी है कि जब हमने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ा, तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ नहीं था। तो क्या हुआ था, सन 1808 में जब जे जे डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया था, तो उस परमाणु सिद्धांत में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज नहीं हुई थी। तो आपको उसमें एक लाइन अलग से जोड़नी, क्या लिखना है, जे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल लिखने की बात याद रखना है, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की खोज के बाद। क्योंकि देखिए सन 1808 के बाद मैं तुमसे बता रहा था कि परमाणु के अंदर छोटे छोटे कण विद्यमान रहते हैं, उनकी खोज हो गई थी। वो कौन थे, उनके नाम थे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो क्या लिखना है आपको, अब जब आप हेडिंग लिख लो जे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, तो आपको लिखना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज के बाद, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज के बाद सन 1898 में जे जे थॉमसन ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अनुसार, या इस सिद्धांत, अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु क्या है, एक धनावेशित गोला होता है। परमाणु क्या है, इस तरह का एक खाली धनावेशित गोला होता है, जिसमें ऋणावेशित कण समान रूप से वितरित रहते हैं। उसने इसे प्लम पुडिंग कहा। क्या कहा, जे जे थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल को क्या कहा, प्लम पुडिंग कहा। अब प्लम क्या होता है, पुडिंग क्या होता है, मैं तुम्हें बता देता हूं। देखिए उसने क्या कहा, इसको प्लम पुडिंग, उसने इसको प्लम पुडिंग कहा। क्या कहा, प्लम पुडिंग। अब ये प्लम क्या है, पुडिंग क्या है, देखिए आपको याद रखना है, ये जो धनावेशित गोला है भाग, जो धनावेशित भाग है, इसको तो कहते हैं पुडिंग। धनावेशित भाग क्या है, ये पुडिंग किसको कहा जा रहा है, धनावेशित भाग को। प्लम क्या है, ये इसमें उपस्थित जो ऋणावेशित कण है ना, इलेक्ट्रॉन, इनको पुडिंग कहा जा रहा है। तो क्या कहा उसने थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग कहा। प्लम का मतलब, पुडिंग का मतलब पता है तुम्हें। पुडिंग क्या है, धनावेशित भाग को पुडिंग कहा जा रहा है, और ऋणावेशित कण जो उसके अंदर समान रूप से वितरित है, उनको प्लम कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, प्लम कहा जा रहा है। फिर उसने इसको क्या कहा, पुडिंग को। उसने इसको एक केक की तरह माना। केक जानते हो, बर्थडे केक होता है, जो बर्थडे केक तुमने देखा, उस बर्थडे केक होता है, गोलाकार भी होता है, गोलाकार और आविस्तर होता है। उसमें तुमने देखा जिस तरह केक में सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट जो होते हैं, बादाम, काजू, किशमिश, उसमें लगा के रखते हैं ना सजाने के लिए, इसके ऊपर काजू की दाने, काजू के टुकड़े, किशमिश, बादाम के टुकड़े इसको डालते हैं। उसने इसको क्या कहा, उसने इसको एक केक की तरह माना। जो बर्थडे केक होता है ना, केक की तरह, केक में जिस तरह से सूखे मेवे जड़े होते हैं, उस तरह ही उसके परमाणु मॉडल में जो ऋणावेशित कण है वो वितरित रहते हैं। अगर मैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करूं, अपने भारतीय उदाहरणों में देखूं, तो तरबूज को आपने देखा, उसने इसे बूंदी के लड्डू, जिस तरह से एक लड्डू में बूंदी के जो पॉइंट होते हैं, कण होते हैं, वो उनसे तो बनता है लड्डू, बूंदी के लड्डू, या कटे हुए तरबूज की तरह। तरबूज में का जो लाल भाग है वो तो धनावेशित होता है, और जो तरबूज में जो बीज जड़े रहते हैं, काले बीज, तुमने तरबूज को खाया होगा, बीज वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन की तरह। तो 4 उदाहरण है इसके। इस तरह से उसने, किसने, जे जे थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन और जो धनावेशित भाग है, कौन भाई, धनावेशित भाग प्रोटॉन है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान रूप से वितरित है। तो इन दोनों की मात्रा उसमें समान होती है। जब समान होगी तो फिर वो विद्युत रूप से उदासीन होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से थॉमसन का परमाणु मॉडल विद्युत रूप से उदासीन। अब ये बात समझ में नहीं, मैं इसको एक बार दोबारा समझा रहा हूं। और देखिए दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक दिन में चाहे 15 मिनट की वीडियो बने चाहे 20 मिनट, एक दिन में एक ही मॉडल कराऊंगा मैं।
क्योंकि अब आधा, फिर वो अब मैं रदरफोर्ड को लेके बैठूं तो फिर आधा रह जाएगा, समझ नहीं आएगा। तो एक दिन में एक ही मॉडल कराऊंगा मैं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो अब इसको दोबारा सुन लीजिए, हम क्या पढ़ रहे हैं। पहला मॉडल पढ़ा था हमने जे डाल्टन का परमाणु, दूसरा मॉडल किसका है, जे थॉमसन का। तो याद रखना है आपको कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज के बाद, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन खोज के बाद जे थॉमसन ने परमाणु की व्याख्या करने के लिए सन 1898 में अपना मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। ठीक है, फिर इस लाइन को छोड़ के नीचे से लिखना है, आपको लिखना है, क्या लिखना है, इस सिद्धांत या इसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला होता है। कैसा होता है, बगल में आपको चित्र बनाना है। परमाणु क्या होता है, एक धनावेशित गोला होता है जिसमें ऋणावेशित कण, जिनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो समान रूप से वितरित रहते हैं। धनावेश में भाई परमाणु तो एक धनावेशित गोला, खोखला गोला है, खाली गोला धनावेशित भाग है, लेकिन जो इसमें ऋणावेशित कण है जिनको हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये समान रूप से वितरित रहते हैं। जे थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग कहा, जहां धनावेशित भाग को तो पुडिंग कहा जा रहा है और ऋणावेशित भाग जो इलेक्ट्रॉन इसमें समान रूप से वितरित हैं, उनको क्या कहा जा रहा है, प्लम कहा जा रहा है। फिर आगे क्या लिखा है, फिर आगे इसको लिखना है, उसको प्लम पुडिंग कहा जाता है, जहां प्लम का मतलब क्या है और पुडिंग का मतलब क्या है। पुडिंग का मतलब तो है धनावेशित भाग से है और प्लम का मतलब उसमें उपस्थित ऋणावेशित कण से। उसने इसे क्रिसमस केक की तरह माना। जे थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल को क्रिसमस केक की तरह माना। जिस तरह से केक में सूखे मेवे जड़े हुए होते हैं, उसी तरह परमाणु में जो ऋणावेशित कण हैं इलेक्ट्रॉन, वो जड़े हुए होते हैं। तो उसके बाद इस लाइन को फिर छोड़ना है, अगली लाइन से लिखना है। अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में उदाहरणों की बात करें तो भारतीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार इसको बूंदी के लड्डू की तरह माना गया या तरबूज में बीज की तरह माना गया। जिस तरह से तरबूज में बीज जड़े होते हैं, जो तरबूज का लाल वाला भाग होता है वो तो धनावेशित माना जाएगा, और जो उसके अंदर बीज होते हैं काले, उसको इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेशित कण की तरह माना जाएगा। ठीक है, इस तरह जे थॉमसन के परमाणु मॉडल में धनावेश तथा ऋणावेश की मात्रा समान होती है। इस तरह जे थॉमसन के परमाणु मॉडल में ऋणावेश तथा धनावेश की मात्रा समान होती है, और हम इस बात को जानते हैं, जब किसी परमाणु में या जब कहीं किसी भी पदार्थ में ऋणावेश तथा धनावेश की मात्रा समान होती है, वो विद्युत रूप से उदासीन होता है। अतः जे थॉमसन का परमाणु मॉडल विद्युत रूप से उदासीन है। ये पूरा हो गया। अब बताओ किसको कहाँ कोई दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत आई बताओ। अरे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हमने पढ़ा, रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियमों पर आधारित है, जिसके निम्नलिखित बिंदु थे, बिंदु याद रख लेने तुम्हें, फिर आपको लास्ट में लिख लेना है। परंतु डाल्टन जो है ना, किसको, डाल्टन परमाणु के बारे में बहुत सारे तथ्यों को नहीं समझा पाया। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई, जिसके कारण परमाणु की संरचना कुछ अलग ही होती है। फिर इतने साल बाद 1808 में, यानी कि अब तुम लगा ले 94 साल बाद, तो किसने दिया है, जे थॉमसन ने परमाणु के मॉडल को प्रस्तुत किया। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज हो गई थी, तब जे थॉमसन ने परमाणु की व्याख्या करने के लिए अपना मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसमें ऋणावेशित कण समान रूप से वितरित रहते हैं। उसने अपने इस मॉडल को प्लम पुडिंग कहा, जहां पुडिंग का मतलब धनावेशित भाग से है, प्लम का मतलब उसमें उपस्थित ऋणावेशित कणों से। उसने इसको क्रिसमस केक की तरह माना। जिस तरह क्रिसमस केक में सूखे मेवे जड़े हुए होते हैं, इस तरह से परमाणु के अंदर जो ऋणावेशित कण है वो जड़े हुए होते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर इसके उदाहरणों की बात करें तो ये बूंदी के लड्डू की तरह है या तरबूज में बीज की तरह होता है। जिस तरह से तरबूज को हम काटते हैं तो तरबूज का आधा भाग जो लाल होता है उसको तो धनावेशित भाग माना गया है, और जो उसमें उपस्थित जो बीज लगे होते हैं उसको ऋणावेशित माना गया। इस तरह जे थॉमसन के परमाणु मॉडल में ऋणावेश तथा धनावेश की संख्या समान होती है, जो विद्युत रूप से उदासीन। ठीक है, आगे ना समझ में। अब मैं अगला नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इस वीडियो को यहीं तक रखा हूँ। एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ कितना। हाँ 20 मिनट होने को। तो आपको ये बात समझ में आई ना। अब हमने देखिए परमाणु के बारे में 3 बातें पढ़ी। परमाणु की सामान्य परिभाषा में 4 वैज्ञानिक थे, 4 दार्शनिक थे। कौन कौन आपको पता है, महर्षि कणाद, फकुदा काव्यायाम, ये तो प्राचीन भारतीय दार्शनिक थे। ग्रीक दार्शनिकों में कौन कौन से थे, डेमोक्रेटिस और लुसिफर। उसने परमाणु को परिभाषित किया था, लगभग चारों की एक जैसी परिभाषाएं थी, परंतु ये केवल दार्शनिक मतों पर आधारित थी, वैज्ञानिक प्रमाण नहीं थे। वैज्ञानिक प्रमाण देने के लिए सबसे पहले कौन आया, सन 1808 में डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया। वो तुमने पढ़ लिया पूरा,
उसमें कुछ कमी रह गई थी, उनको दूर करने कौन आया 1896 में जे थॉमसन, उसको तुमने पूरा पढ़ लिया। अब इसमें कुछ कमी रहेगी, मैं उसको कल बताऊंगा। फिर कौन आएगा, कौन आएगा फिर रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का स्वर्ण प्रयोग पढ़ेंगे या अल्फा कणों का हम प्रतिनन पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, दैट्स ऑल। उम्मीद है तुम्हें समझ में आएगा। बाय।